हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग 15,000 एमसीक्यूज की हमारी 10वीं क्लास है। ठीक है, 5 क्लास अब तक रमन सर की हो चुकी है, 5वीं क्लास ये मेरी भी होगी। तो 10वीं ये ओवरऑल क्लास होने जा रही है। एक तरफ पॉलिटी चल रही है, दूसरी तरफ हिस्ट्री चल रही है। अभी हम लोग मौर्य पीरियड देख रहे हैं। आज मौर्य और लेटर मौर्य दोनों खत्म कर लेंगे। अभी हम लोग अशोक के ऊपर, बेसिकली अशोक के ऊपर क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखो अशोक के ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके पहले हम लोगों ने अशोक के एक इंस्क्रिप्शन था उसके ऊपर क्वेश्चन देखे थे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहे कि टॉलमी फिलाडेल्फस, जिसको तुरमे के नाम से जाना जाता है, किस यहाँ पे ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने देखा था कि भैया अशोक की राजनीति संबंधी कहाँ का राजा था। तो ये तो हमने देख लिया था कि टॉलमी फिलाडेल्फस का संबंध कहाँ से था, मिस्र से था। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने कल देखी थी। ये सारी बातें देखिए, यहाँ पे सीरिया का राजा का नाम एंटियोक था। ठीक है, एंटियोक था। यहाँ पे फिलाडेल्फस का मिस्र का राजा था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देखी थी। इतना ही नहीं, हम लोग को ये भी पता है कि जो अभिलेख है अशोक का, जो दूसरा वृहद अभिलेख है और जो 13वां है, उन दोनों से भारत में मौजूद जो सीमांत राज्य हैं, दक्षिणी सीमांत राज्य, उनके बारे में चर्चा मिलती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा हुआ था। ये देखिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये क्या है, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी। तो सर्वाधिक जो 5, ठीक है, 5 दक्षिण के सीमांत राज्य हैं, उनके बारे में चर्चा हमको दूसरे शिलालेख में मिलता है। अगर आप कहोगे तो मैं मैप भी दिखा देता हूं, मैं मैप दिखाई देता हूं। ये देखिए, आप लोग एक बार मैप को ध्यान से देखिए। ये मैप देखिए, ये हो गया आपका पूरी डायनेस्टी। ठीक है, ये पूरी डायनेस्टी हो गई मौर्यंस की। ठीक है, इधर ये गांधार हो गया, या देखो कांधार हो गया। ठीक है, ये इंडस रिवर निकल रही है। ठीक है, इंडस की सहायक नदियाँ हो गई। ठीक है, तक्षशिला देखोगे इंडस रिवर पे है। फिर ये आपका झेलम हो गया, ये रावी हो गई, ये सतलज हो गया, ये ब्यास हो गया, चिनाब हो गई। ठीक है, ये पूरे लोकेशन, ये मथुरा आप देखना यमुना नदी रिवर बैंक के किनारे स्थित है। ठीक, एक एक रिवर, यहाँ पे आप चाहो तो रिवर बैंक्स को भी इजीली तैयार कर सकते हो। ये नर्मदा और ताप्ती आप देखोगे कि कहाँ पे जा रहे हैं, अरबियन सी में गिर रही हैं। ठीक है, अब देखो ये आपका कलिंगा हो गया। कलिंगा हमको पता है कि मौर्यंस ने क्या किया था, 8th अशोक ने 8th ईयर अपने शासन के, अपने राज्याभिषेक के 8वें साल अशोका ने जीता था। अशोक ने जीता था, जिसके बारे में चर्चा हमको कहाँ मिलती है, 13th इंस्क्रिप्शन में। 13th इंस्क्रिप्शन में इस बात की जानकारी मिलती है। अब देखो, जो सेकेंड इंस्क्रिप्शन था, इन 5 के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में, सत्यपुत्र, ठीक है, केरल पुत्र, ये आपके वेस्टर्न कोस्ट एरिया पे है। चोला, पांड्या, ये आपके हो गए। और नीचे देखो श्रीलंका में आपका हो गया ताम्रलिप्ति। इन 5 के बारे में जानकारी हमको किसमें मिलती है, इन 5 के बारे में जानकारी हमको सेकेंड इंस्क्रिप्शन में मिलती है, दूसरे अभिलेख में मिलती है। और 13th इंस्क्रिप्शन में आप बताओ इनमें से किसकी जानकारी, 2 की जानकारी नहीं मिलती। ये आप लोग बता दो। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ये जो तीर वाला है, मतलब नोक वाला त्रिभुज टाइप का, वो क्या है, वो बुद्धिस्ट साइट्स को दिखाता है। वो बुद्धिस्ट साइट्स को दिखाता है। ठीक है, जैसे बोधगया हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, ये सारी चीज़ें। खैर कोई नहीं, हम लोग फिर से अपनी क्वेश्चन की तरफ निकलते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देना। ठीक है, जो भी पूछा हूं। अब देखो ये 33 नंबर क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपके लिए करना। कह रहा है कलिंग ने अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। ये कहानी तो हम लोग पढ़ी चुके हैं पूरी। ठीक, अशोक कलिंग दक्षिण भारत जाने वाले जो है एरिया है उस पर लड़ती थी। बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये यही हो गया आपका इंडिया। कलिंग इस वाले बेल्ट में आपको मैंने दिखाया पड़ ही रहा है। तो ये जब कलिंग वाला बेल्ट है तो इधर भाई क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, और जो इसका यहाँ पे कंट्रोल रहेगा, यानी इजी उसके लिए कहाँ पे, दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करना। तो स्थलीय मार्ग पे कंट्रोल है, दक्षिण के भी रूट में पड़ रहा है। तो दक्षिण के देशों पे, क्योंकि हमारे पास सीमांत राज्य तो मौजूद है, और ये जो सीमांत राज्य थे छोटे मोटे राज्य नहीं थे, ये भी एक्सटर्नल ट्रेड बहुत ज़्यादा करते थे। ठीक, संपन्न राज्य थे। तो दोनों पे ही क्या है, दोनों पे ही अगर नियंत्रण करना हो तो बेटर है कि आपको कलिंग पे नियंत्रण करना होगा। इसी के लिए अशोक ने कलिंग को जीतने का प्लान बनाया। हालांकि उसके बाद की कहानी क्या होती है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है और फिर वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं, और व्याख्या भी करता है, क्योंकि जीतने का एक कारण था कलिंग के। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपके लैंड जो भू अनुदान है, ठीक है, लैंड ग्रांट है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। भू अनुदान के ऊपर क्या क्वेश्चन है कि भैया क्या मौर्यकालीन मौर्य शासकों ने धार्मिक आधार पर भूदान नहीं दिया था। ठीक है, तो देखो भूदान की कुछ कुछ जानकारियां तो मिलती हैं। ठीक है,
लेकिन धार्मिक आधार पर ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है। पहली जानकारी हमको सातवाहनों के ड्यूरेशन में मिलती है, सातवाहन काल में मिलती है। तो यानी पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है कि हाँ कुछ हमको ऐसी जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है, तो सही बात है। अच्छा देखो, जो भूदान की ही उतनी जानकारी नहीं मिल रही है, तो यानी कहीं ना कहीं क्या होगा, किसानों की स्थिति बढ़िया रहेगी। और देखो कि अर्थशास्त्र कहती भी है कि भैया हमको टोटल उत्पादन का 1/6 रेवेन्यू लेना है, 1/6 टैक्स लेना है। और जब लुम्बिनी जाता है घूमने अशोक, तो वहाँ पे इसी को क्या कर देता है, 1/8 कर देता है। यानी बताता है कि अभी जो राजा हैं वो अच्छे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि टैक्स को मतलब उतना मतलब मनचाहा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो स्थिति अच्छी है, स्थिति अच्छी रहेगी तो जाहिर सी बात है विद्रोह तो नहीं देखने को मिलेगा, विद्रोह तो नहीं देखने को मिलेगा। तो भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था, तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, ये स्टेटमेंट गलत होगा। विद्रोह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। अब हम लोग अगर जाएँ सीधी सी बात है आंसर को देखने, तो भाई आंसर हमारा हो गया सी नंबर, ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब ये कहीं लिखा रहे कि नहीं लिखा रहे, 1/6 टैक्स को आप कभी भी भाई कभी भी ज़्यादा नहीं कर सकते हो। मिडवल पीरियड में अभी आओगे तो 50% प्लस टैक्स लिए जाते थे, तो विद्रोह तो वहां देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मेगास्थनीज किसके ड्यूरेशन में भारत आया था। तो ये पूरी घटना मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि सेल्यूकस निकेटर क्या क्या था, मेगास्थनीज को भारत भेजा था। मेगास्थनीज ने भारत एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है इंडिका नामक एक बुक किसके द्वारा लिखी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भारत आया था। इंडिका नामक इसके द्वारा एक बुक लिखी गई है, ठीक है। इंडिका कहती कि यहाँ पे 7 टाइप्स के वर्ग थे, 7 टाइप के वर्ग थे, ठीक है। इंडिका कहती है यहाँ पे दास प्रथा नहीं थी। ऐसा माना था कि हो सकता है यमनों में दास प्रथा की जो कंडीशंस रही हो वो बहुत टफ रही हो, तो यहाँ के दासों को वो दास समझ ही नहीं पाया हो, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसके द्वारा दी जाती है। अच्छा, तो इंडिका किसकी थी, समझ में आ गया, मेगास्थनीज की बुक थी। आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में वो लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी, तो मेगास्थनीज की इंडिका में। ये तो ऊपर ही डिस्कस कर दिए, तो ये डिस्कस नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन कौन से 7 टाइप्स के यहाँ पे समाज था, तो वह दार्शनिक थे, ठीक है, कृषक थे, कृषक मतलब इस पूरे ड्यूरेशन में कभी भी आता तो कृषक पता हो, कृषि हो रहा है तो पशुपालक भी होंगे तो वो भी थे, कारीगर होंगे, युद्ध मतलब एक एरिया है तो योद्धा होंगे, निरीक्षक थे, सभासद थे। ये 7 टाइप के वर्ग वो कहता है। एक बार याद भी कर जाना, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद, ये 7 टाइप के वर्क्स वो कहता है कि मौजूद थे, ठीक है। ये 7 टाइप के वर्क्स मौजूद थे। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि दास प्रथा प्रचलित होने का उल्लेख वो नहीं करता, यानी ये वर्ग नहीं था वहां पे। आगे आते हैं, ये 7 वर्ग थोड़ा टफ बनाने होगा तो दे देगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेगास्थनीज की या मेगास्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका में वर्णन नहीं है, या मेगास्थनीज के द्वारा श्रेणी नहीं थी, भारतीय समाज का हिस्सा नहीं था, ऐसे क्वेश्चन बना के दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण देता है। देखो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र यहाँ पे लिखा है और मेगास्थनीज का इंडिका लिखी है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि नगर प्रशासन के ऊपर, तो नगर प्रशासन की बात आएगी तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी ज़्यादा अच्छी चर्चा मेगास्थनीज के इंडिका में मिलती है। ये कहता है कि कई विभागों के माध्यम से 30 मेंबर्स बताता है कि 30 मेंबर्स, ठीक है, 6 विभागों के माध्यम से या 6 कमिटीज के माध्यम से क्या करते थे, नगर प्रशासन चलाते थे। इतना डिटेल इसने उन 6 समिति के नाम बताए हैं कि वो 6 समिति कौन सी थी, और इसके हिसाब से उन 6 समिति में समिति कितनी थी, 6 समितिज थी, और हर समिति में गुणे 5 मेंबर्स थे। तो यही हो गया आपका 30, टोटल 30 मेंबर थे, हर समिति में इक्वल मेंबर्स थे 5 मेंबर। तो नगर प्रशासन के ऊपर किसी ने डिटेल डिस्कशन किया तो मेगास्थनीज की इंडिका की है। तो अगर नगर प्रशासन आएगा तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भी हम लोग वेटेज देंगे मेगास्थनीज की इंडिका। यहाँ पे विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस रखी है, जो कि आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। आगे आएंगे, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उनके मतलब सही है, सही नहीं, कौन सा कथन सही है। उन्होंने विकास किया था किस चीज का, संस्कृति, कला व साहित्य का, बी सोने के सिक्के का, सी प्रांतीय विभाजन का, और डी हिंदकुश तक साम्राज्य का। अभी हमने जब ये टॉपिक कल हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमने पढ़ा था कि इस ड्यूरेशन में आहत सिक्के आना स्टार्ट हुए थे। ध्यान दीजिएगा, आहत सिक्के
सिक्कों की क्वालिटेटिव सिक्के अभी गुप्तों के पीरियड में आना स्टार्ट होंगे, और गोल्डन कॉइन्स आपको जब हिंद ह्यूमन शासकों के दौर आएगा, जब मिनांडर वगैरह का दौर आएगा, ठीक है, कुजुल के डिफिसेस, विम के डिफिसेस का दौर आएगा, उधर हिंद ह्यूमन शासकों के ड्यूरेशन में आपको गोल्डन कॉइन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस समय तो अभी क्वेश्चन ही ऊपर 8 सिक्कों के ऊपर लिखा था, यानी गोल्डन कॉइन्स तो इस समय नहीं मिलेंगे, इस समय नहीं मिलेंगे। बाकी हाँ, संस्कृति, कला एवं साहित्य का विकास हुआ था। प्रांतीय विभाजन तो मतलब एकदम श्योर, याद करो अशोक के ड्यूरेशन में क्या था, आप उत्तरापथ का नाम सुनते हो, उत्तरापथ, दक्षिणापथ का नाम सुनते हो, ठीक है, कलिंग जीता तो उसने एक अलग प्रांत बनाया, ठीक है, इसी तरीके से उसने 5 प्रांतों में डिवीजन किया था, शायद 5 प्रांत यहाँ पे लिखे भी होंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है, कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उत्तरापथ, अवंतीरट, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राचिया पूर्वी देश। ठीक है, ये 5 प्रांतों में डिवाइड किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। उत्तरापथ, अवंतीरट, कलिंग, दक्षिणापथ और पूर्वी प्रदेश, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ये तो मतलब क्लियर था, कभी भी समझना प्रांतीय विभाजन, आपको जैसे ही प्रांतीय विभाजन के बारे में आपको बता दो ये कैसे, और भी आपको सोच सकते थे कि प्रांतीय विभाजन तो जरूरी रहेगा। आपको एक बार मौर्य का मैप दिखाया था ना, आप सोचो क्या सिंगल प्रांत में उतने बड़े हिस्से को कंट्रोल किया जा सकता था? तो जाहिर सी बात है नहीं किया जा सकता था। आज तो टेक्नोलॉजी है तो नहीं किया जा सकता है, तब तो नहीं थी, तब कैसे किया जा सकता था? भाई कोई बैठा है ऊपर पाटलिपुत्र में, कैसे नीचे जाके और चोलों तक कंट्रोल करेगा? तो यानी आपको क्या करना होगा, आपको अपने प्रांत को कई हिस्सों में बांटना ही होगा, ताकि क्या हो कि उन हिस्सों में एक अलग अलग राज्यपाल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रख देंगे। ये क्या करेगा कि यहाँ के अधिकारियों से अपने पास इंफॉर्मेशन लेगा, और इसका काम करेगा कि जो सेंटर में बैठा है, मान लो यहाँ पे बैठा है अशोक, तो इन लोगों का काम है अशोक को जानकारी देना। ठीक है, अब अशोक इस तरह से 5 जगह की जानकारी प्राप्त कर लेगा। तो ये कभी भी एक बड़ा साम्राज्य बनेगा तो वो प्रांतीय विभाजन उसका प्रमुख प्रकृति बन जाती है। अभी आप गुप्तों में भी देखेंगे, गुप्तों के प्रांतीय विभाजन के ऊपर तो में इस बार की आरओ में क्वेश्चन बन के आ चुका है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है। जैसे आपने डिसाइड किया कि सी तो कंफर्म होगा आंसर में, तो केवल ए केवल बी कट गया, सी जैसे आपने बोला कंफर्म होगा ऑप्शन में, वैसे देखो ए ऑटोमेटिकली सही हो गया। आपको नहीं भी पता था तो भैया ए तो निकल ही गया। अब हिंदुकुश पर्वत तक साम्राज्य था या नहीं था ये बताओ? तो भैया बिल्कुल था, ये इनका उत्तरी विस्तार है। हिंदुकुश पर्वत क्या उत्तरी विस्तार माना जाता है। ठीक है, कहीं शायद यहाँ पे लिखा भी होगा तो अलग की बात है। देखो अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि भारत की ही सीमा थी हिंदुकुश पर्वत। ठीक है, आगे आते हैं, भाग और बलि थे। बलि के बारे में अभी मैंने आपको बताया, जब अशोक रुम्मीनदेही घूमने गया था, ठीक है, कल की क्लास में, जब अशोक रुम्मीनदेही भ्रमण के लिए गया था, धर्म यात्रा पे गया था, तो रुम्मीनदेही पे में ही या वही टर्म्स लुम्बिनी से निकला है, बलि माफ कर देता है और रेवेन्यू को क्या करता है 1/8 कर देता है। तो भाग और बलि दोनों थे क्या? ये सैनिक विभाग थे? नहीं, सैनिक विभाग थोड़ी माफ करेगा, प्रशासकीय विभाग थोड़ी माफ करेगा, धार्मिक अनुष्ठान थोड़ी माफ करेगा, ये रेवेन्यू के सोर्सेज थे, राजस्व के स्रोत थे, इसी को माफ कर दिया। भाग और बलि क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। ठीक है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो देखो कभी भी जो एकदम फैक्ट में आपको बहुत आसान सा चीज लगे, वही अब देखो, जैसे बलि वो हमेशा गलत होती है, एकदम आसान स्टेटमेंट पकड़ना। जैसे अब यहाँ पे अगर पकड़ते हैं तो बलि क्या है, बलि को तुरंत धार्मिक अनुष्ठान से आप लोग जोड़ते हैं और ये वाला कट जाता। ठीक, अब देखो ये वाला सबसे आसान क्या था कि भाई धार्मिक अनुष्ठान, यही सबसे आसान था और यही गलत था। ठीक है, मौर्य काल में सीता, तो सीता को जाहिर सी बात है कोई भी देवी मार देगा, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। धार्मिक संप्रदाय भी मान सकता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। अब देखो सीता टर्म्स कैसा टर्म्स है? एक पॉजिटिव टर्म्स है। ठीक है, क्या यहाँ पे क्या कर रहा है? राजकीय भूमि से प्राप्त है, यानी यहाँ पे कर रहा है ये रेवेन्यू स्रोत थी। ठीक, राजा अपने कंट्रोल में अच्छी भूमि रखेगा या खराब भूमि रखेगा, उसर भूमि रखेगा या फिर अच्छी भूमि रखेगा? तो अच्छी भूमि रखेगा। उसर भूमि का नाम कभी सीता रखा ही नहीं सकता है, काट दो ये भी, आ गया ऑप्शन। ठीक है, राजकीय भूमि से प्राप्त आई थी। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? मतलब यहाँ पे 4 ऑफिसर्स का नाम लिखा है, किसका काम था? रेवेन्यू कलेक्ट करना, राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। ठीक है, तो आप जब विभिन्न विभाग और अधिकारी पढ़ते हो, जो कि अर्थशास्त्र में भी लिखा है, आपको समझ में आएगा। जो समाहर्ता था, समाहर्ता क्या था? ये इसका काम था हर्ता मतलब ग्रहण करना, राजस्व इकट्ठा करना। भाई आप लाओ तो ठीक है,
आप छीन के लाओ पहले, मांग के लाओ पहले, आपका काम क्या है? राजस्व इकट्ठा करना काम है, किसका? समाहर्ता का। आते हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यहां पे क्या कह रहा है कि मौर्य युगीन तौल माप तौल का अधिकारी कौन था? ठीक है, माप तौल का अधिकारी कौन था? तो भाई सीताध्यक्ष तो अभी काट दो, अभी हम लोग सीताध्यक्ष के बारे में पढ़े हैं। पांडे का मतलब व्यापार से होता है, ध्यान देना, वो वाणिज्य से संबंधित कुछ होता है, मतलब ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी है। पर्याध्यक्ष क्या था? वाणिज्य विभाग था। ये इस टॉपिक पे, ये पर्याध्यक्ष के ऊपर, पढ़े टर्म्स के ऊपर आज भी मेंस में मतलब प्री में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। सूना एक बूचड़ खाना था। सूना, आप सोचो बूचड़ खाना क्या होगा? एकदम कत्लेआम मचा, तो वो एरिया क्या होगी? सूना होगा। ठीक है, सूना है जहाँ एकदम मतलब कोई आवाज नहीं, एकदम पीस, तो सूना देख क्या होगा? बूचड़ खाना होगा, बूचड़ खाना होगा। ठीक है, पौतोअध्यक्ष इसका राइट आंसर होगा कि तौल माप का जो प्रभारी होगा वो पौतोअध्यक्ष होगा। ठीक है, वेट एंड मेजर का वो ऑफिसर होगा। एग्रोनोमोई, कल ही अभी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे पीवाईक्यू चर्चा, तो एग्रोनोमोई के ऊपर चर्चा की। एग्रोनोमोई क्या था भाई? माप और तौल का अधिकारी। तो माप और तौल के बारे में क्या हमने पढ़ा? यहाँ पे माप और तौल का अधिकारी कौन है? माप और तौल का अधिकारी पौतोअध्यक्ष, ये हो गया। रेवेन्यू प्रबंधन का अधिकारी, तो अभी हम रेवेन्यू का एक दो समाहर्ता देखें। ये मार्ग निर्माण अधिकारी था, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से इसका संबंध था। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड यानी ठीक है, मार्ग निर्माण का अधिकारी ये हुआ करता था। 2020 के यूपी विशेष के पूछा हुआ है। ठीक है, 2020 के यूपी विशेष में पूछा हुआ है ये। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पुनर्विवाह वर्जित है, मतलब दोबारा विवाह नहीं कर सकते हैं? तो मनुस्मृति, देखिए वैसे इसकी आलोचना की कई मामलों में बहुत लॉजिकल लिखी गई है। ठीक है, अब देखो पुनर्विवाह वर्जित किसमें है? अच्छा एक चीज समझा, लेकिन इसमें नहीं, इस वाले मुद्दे में थोड़ा सा कुछ दिक्कत थी। यहां पे दिक्कत क्या थी? देखो एक पक्षीय होगी, यहां पे आपको मनुस्मृति में एक पक्षीय देखने को मिलता है। अब जैसे एक पक्षी कैसे देखने को मिलता दिखाते हैं। देखो यहाँ पे आंसर इसका है मनुस्मृति, पहले तो इसका टिक मारना मनुस्मृति। ठीक है, न्यायशास्त्र की एक पुस्तक थी। यहां पे देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि अगर कोई ठीक है विधुर हो जाता है तो वो पुनर्विवाह कर सकता है। ठीक है, यानी वुमेन साइड में अगर निपटे तो पुरुष क्या कर सकता है? शादी कर सकता है। लेकिन ऊपर से क्या लिखा है? लेकिन अगर उल्टा हो जाता है, अगर उल्टा हो जाता है तो नहीं कर सकता है, पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। यहां पे क्या है? यहां पे एक पक्षीय बन जाता है, तो पुनर्विवाह वर्जित किया गया था एक साइड को, स्त्री पक्ष को। ये दिमाग में रखना हम लोग को। ठीक है, यहां पे आपको ये एक पक्षीय व्यवहार देखने को मिल जाएगा। आगे आते हैं, कह रहा विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? ठीक है, तो देखो भाई कोई विदेशी आके यहाँ पे रह रहे हैं और शासन कौन संभाल सकता है? क्षत्रिय संभाल सकता है। तो यानी वो टर्म्स किससे संबंधित होगा? क्षत्रियों से। तो वैश्यों में तो उनको शामिल नहीं करेंगे और शूद्रों में शामिल करेंगे, व्यापार करने तो वहां पे आया नहीं है। अब देखो भारतीय क्षत्रियों को और विदेशी क्षत्रियों को एक ही बात बोलेंगे तो अंतर कहां से है? तो क्षत्रिय टर्म्स तो ऑलरेडी डिसाइडेड था हमारे यहाँ, इनको व्रात्य क्षत्रिय कहा गया, जानना है, फॉरेन क्षत्रिय जो बाद में आके क्षत्रिय बन जाते हैं। ठीक है, ये दिमाग, इसलिए गेस। अब जैसे इस क्वेश्चन के लिए आपको तैयारी नहीं करनी थी, ये गेस वर्क था। भाई कोई भी विदेशी अगर आ रहा है वो राजा बन के आ रहा है, चाहे हिंदू युवानी आए, ठीक है, कुषाण आए, तो ये राजा बन गया ना, ये व्यापारी बन के थोड़ी आए। शूद्र बन, मतलब समझो वैश्यों में ही उनको शामिल करेंगे। भाई यहाँ पे राजा बन के आए तो भाई शूद्रों में तो उनको शामिल करेंगे नहीं, इनसे ड्यूरेशन में वैश्यों में शामिल करेंगे नहीं, क्षत्रिय उनको मानेंगे। अब हमारे और उनके बीच में एक डिफरेंस रहेगा, तो हो गया डिफरेंस, जो बाद में क्षत्रिय बने। अब यहाँ पे आइए, कुछ नाम लिखा गया है, आपको कह रहा मैच द कॉलम में मैच कराने के लिए। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य। पहले भैया चाणक्य का तो सीधे मिला दो विष्णुगुप्त, ये नाम था। हम लोग इसके पहले अभी चाणक्य कल की क्लास में पढ़े तो वहां पे इसको पढ़े हुए थे। तो डी का तो 4 हो गया, डी का 4 हो गया, डी का 4 जैसे हो गया, 2 ऑप्शन आपके कट गए। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या लिखा है? अमित्र घात। जो अमित्र होगा यानी शत्रु होगा, उसके ऊपर क्या करेगा? प्रहार करेगा। कौन? बिंदुसार। हमको पता है कि सबको मित्र बनाना स्टार्ट करता था, वैवाहिक संबंध स्टार्ट करता था, तो बिंदुसार के बारे में पढ़े हैं।
ये कौन ले सकता है? बिंदुसार। तो बी का 3, बी का 3 तीन जगह पे है, अभी भी आंसर नहीं मिला, आंसर तो अभी भी नहीं मिला। आ जाओ, चंद्रगुप्त और अशोक प्रियदर्शी, हमने बताया कि अशोक के 4 अभिलेखों में, उसको कल ही बताया था, ठीक है, उन 4 अभिलेखों का आप नाम बता सो कि उसमें अशोक को अशोक कहा गया है, बाकी में क्या कहा गया? प्रियदर्शी या प्रियदर्शी कहा गया है। तो ये टाइटल किसकी है? अशोक। सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त की गई है, कल ही के क्लास में बताया गया था। तो ये चारों क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये चारों पढ़ चुके हैं पहले ही। आ जाइए, कह रहा है ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्न में से किन शासक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? ठीक है, गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। ठीक, यहां पे ध्यान देना है, यहां पे 4 ऑप्शंस लिखी हुई हैं। ठीक है, गिरनार क्षेत्र का मतलब वो थोड़ा सा सुदर्शन झील वाला जो सौराष्ट्र वाला एरिया है, थोड़ा उधर दिमाग में लगाना है। क्या सुदर्शन लेक से आपका महापद्म नंद का संबंध मिलता है? तो नहीं। महापद्म नंद के बारे में आप देखोगे कि उड़ीसा कलिंग वाले बेल्ट में नहर खुदाई का एग्जाम्पल मिलता है, गिरनार क्षेत्र में नहीं मिलता है। काट ही दीजिए आप लोग, ठीक है, इसको तो आपको काट ही देना है। अच्छा, यहां पे क्या कर रहा है कि ईस्वी सन के पूर्व, यानी एक आपकी बाउंड्री डिसाइड कर रहा है कि भैया इतने समय तक ही बताना है, इसके उधर जाके नहीं बताना है। तो एक तो होगा नहीं, एक तो होगा नहीं, एक नहीं होगा तो काट दो, एक नहीं होगा तो काट दो। 3 हर जगह हैं, 3 फिर हर जगह हैं, तो यानी अशोक तो होगा। चंद्रगुप्त मौर्य हमको पता है ये क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हमको पता है, यानी 3 हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमको पता है कि सुदर्शन लेक बना था, सुदर्शन लेक, तो यानी सुदर्शन झील बनी थी। 2 भी होगा फिर, अब यहाँ पे 2 भी आ गया। अब बी और डी में से कोई आंसर होना है। रुद्रदामन का संबंध तो है सुदर्शन लेक से, गिरनार वाली बेल्ट से, लेकिन बाउंड्री क्या कह रही है? ईस्वी सन के पूर्व। और यहाँ पे देखोगे रुद्रदामन का जो संबंध है वो ईस्वी सन के पूर्व का नहीं है, 3री शताब्दी का संबंध है। यानी ईयर के हिसाब से रुद्रदामन जो ईयर बाउंड्री है, रुद्रदामन इसमें शामिल नहीं होंगे। तो आंसर क्या मिल गया? 2 और 3 आंसर हो गया आपका। ठीक है, 2 और 3 आंसर हो गया। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा क्या, ये वास्तव में टफ क्वेश्चन था। अब इतना कौन दिमाग में लगा के बैठे रहेगा कि रुद्रदामन कब का है, ईयर, ठीक है, तो वो ये थोड़ा सा इस हिसाब से एक टफ क्वेश्चन था। आते हम लोग, अब यहाँ पे देखो फिर वही ये चंद्रगुप्त, ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है, चंद्रगुप्त और अशोक का उल्लेख है, ये सारी बातें मतलब है, आप लोग देख लेना इसको। अब आते हैं हम लोग अगली बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने अशोक का अभिलेख भी पाया गया? निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? ठीक है, तो ऊपर ये भी पढ़ा है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक के अभिलेख की प्राप्ति की गई है। ये तो मतलब सीधा सा है, अब तो ऊपर ही आंसर मिल गया है, तो इसको तो दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कि बराबर की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, उनमें कुछ गुफाओं का निर्माण किया गया, कि तो उनमें कुछ केव्स का, कुछ गुफाओं का निर्माण किया गया है। करें उन गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? बराबर पहाड़ी में पहली बात करा कि कुल 4 गुफाएं हैं, 4 हैं, देखते हैं सही कि नहीं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्तीर्ण है, ठीक है, सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? 3 पे अशोक के अभिलेख उत्तीर्ण है, यानी 1 पे किसी और का है। ओके, अगला देखते हैं। ये गुफा आजीविकों को समर्पित है, तो ये तो बिल्कुल आजीविकों को ही समर्पित। देखो होता क्या है, अशोक बौद्धिज्म को स्वीकार करेगा, जब ये बौद्धिज्म को स्वीकार करेगा तो हमको होता है कि बौद्धिज्म में बिहार और चैत्य, ये एक वो होता था, चैत्य पूजा स्थल होता था, बिहार विश्राम स्थल होता था, तो इसके लिए बनाई गई थी, ठीक है, इसके लिए बनाई गई थी, तो ये बिल्कुल सही बात है। अब देखो बराबर की जो गुफाएं हैं उनमें से गुफाओं में 2 नहीं चलेगी। प्रथम 3 गुफाओं में अशोक का लेख उत्कीर्ण है, लेकिन जो चौथा है, जो चौथी गुफा है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लोमस ऋषि गुफा, ये मौखरी शासक यहाँ पे अनंत वर्मा का लेख उल्लिखित है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे करें ना कि 3 गुफाओं की दीवारों में अशोक का लेख उल्लेख है, तो बिल्कुल सही बात है। 4th में किसका है? अनंति वर्मा का लेख उल्लेख है, अनंति वर्मा, ठीक है, ये मौखरी वंश का शासक है, इसको हम लोग कहते हैं लोमस ऋषि गुफा कहते हैं, ठीक है, ये दिमाग में है।
तो ये भी यानी ये भी स्टेटमेंट सही है। अब देखो गलती कहाँ पे, चौथा जो गलत स्टेटमेंट है वो आराम से पता चल जाएगा। कह रहा है ये अभिलेख ईसा के 6 ईस्वी पूर्व के, एकदम नहीं पता था क्वेश्चन का आंसर। आपको 4 ठीक थे, 3 ठीक थे, 5 ठीक थे, कुछ भी नहीं पता, कोई बात नहीं। आज भी को नहीं पता, कोई बात नहीं। 600 BC का दौर मेरे भाई कब का दौर है? 600 BC का दौर आपके महाजनपद का दौर है। मौर्य काल कब स्टार्ट होता है? 321 ईस्वी पूर्व में, लगभग आप समझो 250-300 साल की बात की घटना है। तो भाई महाजनपद काल तो ये तो नहीं होगा। महाजनपद काल, फिर मगध का उत्थान होगा, अभी तो मगध का उत्थान होगा, फिर समय के साथ मतलब हरियंग डायनेस्टी आएगी, धीरे धीरे डायनेस्टीज बदलनी स्टार्ट होगी, तब नंद आएंगे, फिर नंदों को हराएंगे, तब मौर्य आते हैं। लेकिन लंबी कड़ी है भाई, तो 600 BC तो नहीं होगा। ईजिली ये था, ये मतलब बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं पता था, केवल चारों स्टेटमेंट पढ़ना था और आंसर मिल जाता। कुछ भी ना पता रहा, गलत तो पहचान में आ गया ना। आते हैं यहाँ पे क्या करा है, लोथल करा एंशिएंट डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा था। कोई ऐसा दोस्त मेरा जो ये कह निशान ये नहीं पढ़ाया है, तो बिल्कुल सही बात है, पढ़ाया हूँ और ये सही है। अगला सारनाथ फर्स्ट, ठीक है, सरमना बुद्धा जानना। अगला राजगीर में क्या कह रहा है, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। ये क्वेश्चन एक बार आपको बता दूं कि पूछा हुआ है यूपीएससी ने भी, सेम क्वेश्चन को यूपीएससी ने भी पूछा है। क्या कह रहा है, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। चलिए आगे आते हैं। लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका आपको लगता है कि कहाँ पे, यहाँ पे है, सारनाथ में है अशोक स्तंभ, सिंह अशोक जो शीर्ष है वो कहाँ पे है, सारनाथ में है। और ये कहाँ पे लिखा है, राजगीर में। याद करो इसी पेपर में मैं जहाँ पे करवा रहा था एक जगह, ठीक है, वहीं आपको बताया था कि भाई ये एक बार पेपर में यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ और गलत, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तीसरा काटो आप लोग, तीसरा जैसे काटे 1 और 2 दोनों जगह हैं। अब बस आपको चौथे के बारे में सोचना है, चौथे के बारे में। ऊपर का सारनाथ फर्स्ट सरमना बुद्ध था, यानी नहीं पता है, कोई बात नहीं। आ जाओ, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो जाहिर सी बात है बौद्धिज्म के लिए जो शिक्षा की उसके लिए नालंदा बहुत ही फेमस थी, ठीक है। यहाँ पे कई सारे बौद्धिस्ट फॉलोअर्स आए हुए हैं, तो चौथा तो सही है, ठीक है, कई सारे बौद्धिस्ट फॉलोअर आए हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ड्यूरेशन आ गया मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में क्या है, मौर्योत्तर काल में अब यहाँ पे पहली बात तो जो विदेशी आक्रमण हुआ है उनकी आने का क्रम, विदेशी शाखाओं के आने का क्रम पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में सीधी सी बात है, सीधा हम लोग इसको तैयार कर लेते हैं। यूनानी आए थे, फिर शक आए, फिर कुषाण आए, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे ध्यान देना है, रुद्रदामन, वो शकों की ही एक शाखा थी, ठीक है, वो शक शासक ही था रुद्रदामन, ठीक है। कनिष्क का नाम हम लोग पढ़ते हैं, वो कुषाण शासक था, ठीक है। तो यूनानी, शक, कुषाण, ये इनका क्या है, इनका ये टर्म्स है, ठीक है। यूनानी, शक और कुषाण, ठीक है, यूनानी, शक और कुषाण, ये हो गया आपका। 2023 में ये इजी था, बस ये दिमाग में रखना है। इसके पास नेक्स्ट क्या करा है, हिंद युग, किस हिंद युग शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? 4 नाम है, स्ट्रेटो द्वितीय, स्ट्रेटो प्रथम, डिमेट्रियस या मिनांडर। तो स्ट्रेटो द्वितीय जो था, ये फैक्ट है, सीधा याद रखने देना आप लोग को। ये क्या किसने जाना जाता है, ये शीशे के सिक्के के लिए, ठीक है, शीशे के सिक्के के लिए जाना जाता है, किसने जारी किए थे। अच्छा, शीशे के सिक्के जारी करने का मतलब है कि इकोनॉमिक स्थिति इनकी थोड़ी सी क्या रहेगी, खस्ती रही होगी। जब क्वाइंस की वैल्यू गिरनी स्टार्ट हो जाए, मतलब इकोनॉमिक स्थिति खराब हो गई है। जब क्वाइंस में की वैल्यू ऊपर जाए, मतलब इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है, व्यापार बहुत बढ़िया तरीके से फल फूल रहा है। आते हैं अगला, कह रहा है किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? संकर्षण और वासुदेव दोनों का अंकन मिलता है। हम लोग जानते भी यार कि जो भारत का हम लोग मतलब इमेजिन करते हैं, वो आज का भारत नहीं है, उसकी इमेजिन करते हैं हम लोग को अफगानिस्तान वाला बेल्ट आ जाता है। कई सारे साक्ष्य वहाँ से मिले भी हैं कि हमारा था वो अफगानिस्तान, कभी तो हमारा था, कभी तो हम पूरा था। अब देखेंगे तो
तो अफगानिस्तान में वगैरह की एक लोकेशन है जिसका नाम है एक हैनम, वहां पे क्या है, अगाथोक्लीज नाम का कोई शासक रहा होगा, अगाथोक्लीज। उसने क्या किया है, संकर्षण और वासुदेव मतलब क्वाइन चलाए जिसमें दोनों का अंकन देखने को मिलता है। ठीक है, संकर्षण और वासुदेव का। ठीक है, आगे आते हैं। काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके सिक्कों पर देखने को मिलता है? ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्वाइंस की हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, क्वाइंस की हिस्ट्री। अब देखो, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है ये टोटली संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत काव्य शैली में लिखा गया रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो इसका गिरनार पहाड़ी गुजरात में पाया जाता है। ये पश्चिमी जो ब्रांच था सको का उससे संबंधित है आपका रुद्रदामन का संबंध। तो इसमें भाई सीधा सा आंसर किसका मिल जा रहा है? रुद्रदामन। नेक्स्ट देखेंगे, बिना बेगा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो ऊपर चूंकि क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन मतलब ये तो पता है कि भाई कि सुदर्शन झील से संबंधित किसका है, यही संबंध है। और एक बार इसके बारे में और भी बता चुका हूं कि बिना बेगार के इसने क्या किया था, जीर्णोद्धार करवाया है, तो वो रुद्रदामन प्रथम ने। सौराष्ट्र वाला बेल्ट इसी के पास है। ठीक है, आगे आते हैं। कुछ शासकों के नाम दिया है और कह रहे हैं भाई निम्नलिखित में से इसको मैच करो। तो रुद्रदामन अभी हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं, कौन है? शक शासक है, यानी बी का क्या हो गया? 4 हो गया। बी का 4 केवल एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया, इजिली मिल गया। हाँ, आ जाओ, तो ये तो हो ही गया। अब यहाँ पे विम कैडिफिसस, कुजूल कैडिफिसस, ये सब कैसे? ये सब कुषाण शासक हैं। विम कैडिफिसस, कुजूल कैडिफिसस, ये सब क्या है? कुषाण शासक हैं। अब देखो आगे आगे आपका डिमेट्रियस, ये हिंद यूनानी शासक है। ठीक है, गोंडोफर्नीस ये पहलव शासक है। ओके, गोंडोफर्नीस ये पहलव शासक है। डिमेट्रियस हिंदू यूनानी शासक है। ये आपको मैच कर गया। अगला कहेंगे, अगला कह रहा कि कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के जारी किए? ठीक है, और जो कार्दमक क्षत्रिय थे उन्होंने मतलब किस टाइप के सिक्के जारी किए? अति दुर्लभ का मतलब है जो बहुत अल्प मात्रा में मिलता होगा, तो उसी को हम बोलेंगे अति दुर्लभ। अब देखो इन्होंने क्या किया था भाई, रजत के भी सिक्के चलाए हैं, इन्होंने भी रजत प्रकार के भी सिक्के चलाए हैं और इन्होंने ताम्र प्रकार के भी सिक्के चलाए हैं, दोनों प्रकार के सिक्के चलाए हैं। अब बताओ रजत सिक्के इजिली अवेलेबल रहेंगे या ताम्र सिक्के इजिली अवेलेबल रहेंगे? जो अल्प मात्रा में मिलेगा वही अति दुर्लभ होगा, सोचना है। ठीक है, तो भैया स्वर्ण सिक्के का तो अभी दौर ही नहीं आया है, ये तो काटी दो, ये तो मतलब इसको अति उत्तम दुर्लभ में शामिल कर लो। ठीक है, तो ये तो रहेगा ही नहीं। इन्हीं दो में से एक, तो ताम्र सिक्का इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ताम्र सिक्का इसका आंसर बन जाएगा। ये दोनों टाइप के, अगर ये बताइए कि कार्दमक क्षत्रपों ने किस टाइप के सिक्के चलाए हैं, तो उसका आंसर आपका रजत भी होगा और उसका आंसर फिर आपका ताम्र भी होगा। ठीक है, ये बहुत कम मिलता है, ये वाला क्या है, बहुत कम मिलता है, तो अति दुर्लभ हो गया। आगे देखेंगे हम लोग, आगे कह रहा कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया है। ठीक है, किसने जारी किया है ये पूछ रहा है। देखो आपको यहाँ पे 4 डायनेस्टीज का नाम लिखा गया है, 4 डायनेस्टीज का नाम लिया गया है, इंडो ग्रीक, शक, प्रतिहार और कुषाण। और देखो क्वाइंस की एक बार हिस्ट्री समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बस घुमाता है, बहुत दिक्कत इसमें नहीं है। देखो इसमें जो इंडो ग्रीक है ना, इंडो ग्रीक ने प्रथम बार फर्स्ट टाइम गोल्डन क्वाइंस जारी किया, फर्स्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पे कहीं देखो एक्सप्लेनेशन में लिखा होगा कि भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन हिंद राजाओं ने किया। कुषाणों का जो ड्यूरेशन है, यहाँ पे तांबे के क्वाइंस भी आपको ताम्र क्वाइंस भी देखने को मिलेंगे और स्वर्ण क्वाइंस भी देखने को मिलते हैं। कुषाणों ने दोनों प्रकार के सिक्के चलाए। जैसे नियमित उपयोग स्वर्ण सिक्कों का आप विम कैडिफिसस के ड्यूरेशन में देखना स्टार्ट करते हो, विम कैडिफिसस के ड्यूरेशन में। ठीक है, और तांबे के सिक्कों को आप कुजूल कैडिफिसस के ड्यूरेशन में देखना स्टार्ट करेगा, कुजूल कैडिफिसस के। तो कल को आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि नियमित स्वर्ण सिक्के किसने चलाए, तो विम कैडिफिसस के ड्यूरेशन में चलाए गए। ठीक है, इसी तरह से सातवाहन का ड्यूरेशन है, सातवाहनों का ड्यूरेशन दिमाग में रखना। स्वर्ण सिक्के तो आगे सब चलाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सातवाहन स्वर्ण सिक्के नहीं चलाते हैं। सातवाहनों का ड्यूरेशन बेसिकली रजत सिक्कों के लिए जाना जाता है, शीशे के सिक्कों के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना।
अब एक बार इसका, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, लेकिन अब इसकी आंसर में देखोगे आप बोलोगे कि सर आप तो कह रहे हो कि तांबे और स्वर्ण दोनों ने कुशाण ने चलाए, फिर इसका आंसर कुशाण कैसे बनेगा? देखो जो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत है वहां पे तांबे के जो सिक्के सर्वाधिक वो कुशाणों के पाए गए, ठीक है। तो ये फैक्ट से दिमाग में रखना है, याद कर जाना है। अभी देखो यहाँ पे आओगे, अगला सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है किसके पास, जानना है, तो वो विम कैडिफिस के पास। किस शासक के पास सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है? तो कुशाण शासकों में वो विम कैडिफिस के पास जाता है, ये ठीक है, ये दिमाग रखना है। अब यहाँ पे आते हैं नियमित के बारे में पूछेगा, तो भी मुझे पता है, आपको समझा ही चुका हूं, विम कैडिफिस मार देना आप लोग। आगे आते हैं बुद्ध का। अब देखो बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन मिलता है? अब केवल आपको आंसर्स बहुत क्लियर देखने हैं। कनिष्क हमको पता है बौद्धिज्म का फॉलोअर था। कनिष्क किसका फॉलोअर था? बौद्धिज्म का फॉलोअर था। तो बुद्ध को देख के बुद्धगुप्त मत मारो, सबसे आसान आंसर मैंने पहले ही बताया गलत होता है। इसका आंसर क्या है? कनिष्क है, बौद्धिज्म का फॉलोअर था तो बनवाया भाई, ठीक है। आगे आएंगे, योधेय सिक्कों पर किस देवता, ये याद कर जाना, कार्तिकेय का मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, दोबारा आया भी नहीं, ये सीधा याद कर जाना, इसको समझाने का कोई तरीका भी नहीं है। योधेयों के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। आगे आइए, कुशाणों में ने स्वर्ण सिक्के चलाए, तो बिल्कुल सही बात है। अभी गुप्त तो अगली कड़ी है, गुप्ता ड्यूरेशन को हम लोग स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि कला अर्थव्यवस्था सब में उन्नति का युग था, तो गोल्ड पाए जाते हैं। सातवाहन जानना, इन्होंने लैंड रिफॉर्म ग्रांट पे बहुत ज्यादा दिया, ठीक है। ये बताते हैं कि कहीं कहीं अर्थव्यवस्था क्या रही होगी, कमजोर रहेगी, तो स्वर्ण सिक्के इनके ड्यूरेशन में कोई चांस ही नहीं है मिलने का, काट दो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इनके रजत, ताम्र, सीसे, पोटीन, इनके सिक्के मिले हैं, ठीक है, ये काट दो। आ जाओ, अब यहाँ पे सीसेट टेस्ट भी होगा, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ, अब कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ है, ठीक है, ध्यान देना है, कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ है? तो कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ 78 ईस्वी में। और जो सारनाथ की बौद्ध प्रतिमा है जिसको अब कनिष्क लेके आया था, तो ये तीसरे साल की घटना है, यानी कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे साल की घटना है। तो ये घटना क्या है? कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे साल की घटना है। दोनों जोड़ो ये कितना आ जाएगा? 81। आंसर क्या मिल गया? 81। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि कितनी हो गई? 81 हो गई। 78 में तो बनाए, 3 साल बाद इसको लेके आया था, ठीक है, इसको स्थापित करता सारनाथ में 3 साल बाद, ये हो गया 81। ओके, मथुरा से इसको लाया गया था, ध्यान देना, मथुरा से कनिष्क इसको उठाता है, कहाँ लेके जाता है? सारनाथ में इसको रख देता है। आई बात? आइए, कनिष्क का राज्याभिषेक यहाँ पे 78 ईस्वी हमको पता चल गया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे एक फैक्ट और याद करो, शक संवत कब प्रारंभ हुआ, ठीक है, तो शक संवत आपका 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, याद करो। इसी तरीके से आप लोग विक्रम संवत भी स्टार्ट कर सकते, याद कर लो, ठीक है। कनिष्क कब आया? तो 78 ईस्वी में आया, ठीक है, यहीं से आपका शक संवत प्रारंभ आ जाता है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, इसके आगे देखते हैं, ये हो गया, यहां पे देखते हैं। अब देखो, चलो ये क्वेश्चन सीसैट बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार आप लोग लगाओ, इसको आप लोग लगाओ, ठीक है। इसके बाद से ये वाला चलो मैं लगवा देता हूं, ठीक है, एक सीसैट आप लगा लो, एक में कह रहा है विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितना अंतर है? देखो, विक्रम संवत ईस्वी पूर्व की घटना है, ध्यान देना है, ठीक है। विक्रम संवत क्या है? 57 ईस्वी पूर्व की घटना है, ईस्वी पूर्व की घटना है। और शक संवत हमको पता है क्या है? 78 ईस्वी की घटना है। पहले दो ऑप्शन बहुत इसलिए काटो भाई, अंतर करना हो या जोड़ना हो, चलो मैं मानता हूं किसी की घटिया सी सेट है, 57 में से अंतर को माइनस भी समझेगा, 57 में से 78 घटाएगा भी तो भी 57 तो नहीं आएगा, कितना भी घटिया घटा ले, कितना भी घटिया घटा ले, 78 तो नहीं आएगा। ये दो तो काट दो, पहले ही अंतर पूछ रहा है, दो तो तुरंत काट दो भाई। कितना भी घटिया होगा, कितना भी कुछ भी कर ले, इन दोनों को तुम जोड़ दो, इन दोनों को तुम घटा दो, कभी 320 नहीं आएगा, 135। कैसे? ईस्वी पूर्व की घटना है, तो सपोज ये हो गया आपकी 0, जहां से ईस्वी स्टार्ट होगा,
तो 57 ईस्वी पूर्व यहाँ पे है, मान लो ये 57 ईस्वी पूर्व की घटना हो गई यहाँ पे, और यहाँ से 78 है यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ना होगा। घटाने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच कितना अंतर है, तो भैया यहाँ तक आओगे तो 0 होगा, लेकिन ये 0 से भी 57 साल पहले की घटना है, तो 78 प्लस 57 आपकी 135 आ गई। आ जाइए, विक्रम संवत अभी पढ़े ही हैं, तो 57 ईस्वी पूर्व पुरानी घटना है, ठीक, ये भी इजी टिक कर दिए। आगे आइए, कहा कि कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और बताएं कि निम्नलिखित उत्तर कोड को अपना सही अंक दें, मतलब कनिष्क के ड्यूरेशन से कौन संबंधित है। आपको अका अक याद है, बौद्धकालीन संगीति फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे क से कौन है, कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति में कौन अध्यक्षता किया था, आंसर बताइए, क्या वसुमित्र किए थे, अगर राइट तो यानी कनिष्क के ड्यूरेशन से संबंधित है वसुमित्र, तो दूसरा आंसर में रहेगा। यहाँ पे भी 2 नहीं है, वे सभी, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, और वे सभी में भी 2 है। आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, कालिदास का संबंध गुप्तों के ड्यूरेशन से, इसमें नहीं है कालिदास। अब देखिए, अश्वघोष, अश्वघोष दरबारी कवि थे कनिष्क के। अश्वघोष की चुप तुम चाहो तो कुछ रचनाएं बता सकते हो, दरबारी कवि थे अश्वघोष। एक इसमें शामिल होगा, एक तो इसमें भी शामिल है, एक दो इसमें भी शामिल है, ठीक है। अंतर बस आपको बता दूं, कालिदास से ही आप लोग इसको हटा सकते हो, गुप्तों के ड्यूरेशन से संबंधित थे। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। कालिदास का संबंध इससे नहीं है, गुप्ता के ड्यूरेशन से। हाँ, जब हमने बता ना कि आर्ट एंड मतलब स्वर्ण काल था, तो आर्ट एंड कल्चर जब दिखाते हैं तो वहाँ पे कालिदास का एक्सप्लेनेशन करते हैं। अश्वघोष समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक दरबार कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। आइए, पतंजलि हमको बताया कि ब्राह्मण थे पुष्यमित्र शुंग के, एक सेकंड, पुष्यमित्र शुंग के, पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, ये वो ब्राह्मण थे, वो ना पुरोहित, राज्य पुरोहित। पुष्यमित्र शुंग को उन्होंने 2 क्या कराया है, अश्वमेध यज्ञ करवाया है। ये क्या फैक्ट सही है या नहीं, फैक्ट ये सही है। यस तो आप लोग आंसर में यस लिखना, नो तो राइट आंसर लिखना, ठीक है, वैसे सही है, ठीक। बट अगर गलत है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। बाकी अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व और चरक, ये सभी लोग किसके ड्यूरेशन से संबंधित है, कनिष्क के ड्यूरेशन से संबंधित है। ये पेपर में किसी अदर तरीके से दोबारा क्वेश्चन बन के आ सकता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी, ये दिमाग में है, महाभाष्य की रचना की थी, ये हो गया। आगे आएंगे, कनिष्क के दरबार में नहीं गया था, कौन कनिष्क के दरबार में नहीं गया था। अभी हम लोग पढ़े हैं पार्श्व थे संबंधित, तो पार्श्व तो गए होंगे। अश्वघोष से वसुमित्र क्या थे, चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही थे, तो विशाखा दत्त का संबंध नहीं है। विशाखा दत्त ने क्या लिखा है, विशाखा दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस। और ध्यान देना, मुद्रा राक्षस हमको गुप्ता ड्यूरेशन की जानकारी देती है, यानी ये गुप्त काल की संबंधित बुक है, गुप्त काल से संबंधित बुक है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है। रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में स्थित एक अभिलेख है, AFG मतलब अफगानिस्तान में स्थित एक अभिलेख है, रबतक अभिलेख। यहाँ पे 2 अफगानिस्तान का क्वेश्चन हम लोगों ने देख चुका, ठीक है, 2 अफगानिस्तान बेस्ड क्वेश्चन देख चुके हैं। फिर वैदिक पीरियड में लोग अपना अफगानिस्तान बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, यानी हमारा बहुत खास संबंध रहा है, ठीक है। श्रावस्ती रबतक अभिलेख में नहीं मिला है, कौशाम्बी नहीं मिला है, पाटलिपुत्र नहीं मिला है, या चंपा नहीं मिला है, ठीक है। तो देखो, रबतक अभिलेख में 4 शहरों का उल्लेख किया गया है, जैसे यहां पे देखना, वो 4 शहर कौन से हैं याद कर लेना, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। अच्छा, ये किसकी राजधानियां थी, किस सिटीज की, पहले कौशाम्बी, पाटलिपुत्रा, चंपा और साकेत, इन 4 की जानकारी मिली है। पाटलिपुत्रा, कौशाम्बी, चंपा और साकेत, तो श्रावस्ती नहीं है, श्रावस्ती की जगह अगर साकेत लिखा रहता तो सब सही थे। आगे देखेंगे, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापार करते थे। कारण देखिए क्या लिखा है, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। देखो, कुषाणों को हम लोग उनकी नौसेना के लिए नहीं जानते हैं कभी भी, याद रहा।
पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक बुक है जो कि एक अननोन पर्सनालिटी की बुक है। किसकी बुक है नहीं बताए। वो ये बताता है कि हाँ भारत का इस ड्यूरेशन में ट्रेड, इसी ड्यूरेशन की बुक है, लाल सागर से या फारस की खाड़ी से होती थी। किस पर्सनालिटी की बुक है नहीं पता, ये अननोन बुक है, पता ही नहीं है, राइटर का नाम ही नहीं है। बहुत जानकारी होती बुक, लेकिन ठीक है उन्होंने अपना नाम लिखना शायद भूल गए, इसलिए नाम का लिखा होना जरूरी है, वरना दुनिया आपसे भूल जाती है। ठीक है, एक्चुअली यही होता है। अब आते हैं, आप चोलों के बारे में एक सुसंगठित सेना पढ़ते हो, लेकिन इनके बारे में नहीं पढ़ते हो, तो कारण गलत है। कभी भी इनके पास सुसंगठित नौसेना नहीं थी, देना तो कारण तो गलत है। ठीक है, कारण गलत है। अब देखो यहां पे लिखा है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी और अरिकामेडू में हुई खुदाई से, ये एक बुक है इरिथ्रियन सी, अरिकामेडू एक लोकेशन है। ठीक है, जो कि एक पोर्ट लोकेशन है। यहां से कुछ हमको ऐसे टूल्स मिले हैं जो बताता है कि कनिष्क का या इस ड्यूरेशन का कुषाणों का व्यापार चलता था। ठीक है, जैसे एक मटकी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं मेरा था यहाँ पे, ठीक है, कुछ साक्ष्य मिले, दोनों तरफ उसके वो थी, हैंडल था, उससे पता चलता है इनके बीच में ट्रेड चलता था। निम्नलिखित में से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? अब ये सीधा फैक्ट याद करेंगे, चरक ने भी शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी और जीवक ने भी, इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। ये दोनों लोग क्या थे? आयुर्वेदाचार्य थे। ये याद कर जाना फैक्ट, ठीक, वे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है यार, आप लोग को याद कर जाना पड़ेगा। इसमें ये मत सोचना कि सर बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो फैक्ट लिखा है कि प्रसेनजीत जो कि कौशल के राजा थे, सबको पता है। बिंबिसार के राजवैद्य हमको पता है जीवक था, जो कि अवंती गया था वो करने, इलाज करने। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक था। ठीक है, ये बातें देखिए यहाँ पे लिखी गई है। चाणक्य जो थे बौद्ध भिक्षु वसुबंधु थे। ये सभी लोग शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हैं? ये सबके सब लोग शिक्षा आपके प्राप्त किए कहाँ से? आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय से। फिर से एक बार पर्सनालिटीज देख लीजिए, चाहे वो प्रसेनजीत हो, चाहे वो जीवक हो, प्रसेनजीत जीवक, चरक, वसुबंधु जो कि बौद्ध विद्वान है, और चाणक्य, इन सभी लोगों ने, चाणक्य तो प्रोफेसर भी वहीं पर गए थे। ठीक है, शिक्षा वहीं से प्राप्त की थी। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, अगला हमारा है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? दो नदियों का नाम लिखा है कि भाई तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, तो ये आज के पाकिस्तान वाले बेल्ट में पड़ता है, तो सिंध और झेलम नदियों के बीच में, सिंध और झेलम नदियों के बीच में स्थित है आपका जो तक्षशिला वाला बेल्ट है। यहाँ पे 4 इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं, हालांकि इंस्क्रिप्शन से क्यों नहीं लिखे हैं, कुछ बुक्स लिखे हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे हैं, जैसे गांधार कला लिखा है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन लिखा है, मिलिंद पन्नो का नाम लिखा है। ठीक है, और तक्षशिला अभिलेख। मिलिंद पन्नो के बारे में क्वेश्चन इस बार बन के आया हुआ था 2023 के यूपीपीएससी में। ठीक है, आप देख लेना। तो मिलिंद पन्नो का संबंध किससे हो गया? मीनांडर। ठीक है, सी का एक और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। जूनागढ़ अभिलेख अभी हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, रुद्रदामन प्रथम, कोई ऐसा जो बोलेगा नहीं पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, गांधार कला, गांधार और मथुरा ये हब थी कुषाणों की, 1 का 3 हो जाएगा। और अब आपका क्या बता? तक्षशिला लिख बता, जो कि पथिक से संबंधित हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर तो इजीली मिल गया। ठीक है, तो गांधार कला से क्या है? एक तरफ यूनानियों, कुषाण कौन मतलब बाहर से आए थे, तो एक तो उन्होंने इसमें यूनानी कला का आपको लक्षण देखने को मिलता है गांधार में, और भारतीय कला का भी, ये दोनों का संश्लेषण है। आप देखोगे गांधार कला में जो बौद्ध मूर्तियां बनी है खासतौर पे, दोनों के इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, दोनों के इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किस लिए? हिंदू मंदिरों के कारण, हाथी दांत के कारण, स्वर्ण सिक्कों के कारण, बुद्ध प्रतिमा के कारण। अभी एक मूवी आई थी राम सेतु के ऊपर, उसमें बामियान प्रांत को दिखाया, स्टार्ट ही जब होता है उसमें दिखाया बौद्ध प्रतिमा के बारे में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बामियान पहाड़ी को काटकर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी। ठीक है, तालिबान ने जब इसको नष्ट किया था तो ये न्यूज़ में बता गई थी। थोड़ा सा इसके बारे में राम सेतु मूवी में दिखाई भी गई है। अगला आते हैं, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये अयोध्या लेख से इस बारे में जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, शुंग डायनेस्टी है, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अयोध्या लेख से इस बात की हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, और मैंने बताया भी कि कौन करवाया था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है,
अच्छा, देखो पुष्यमित्र संघ का था, ये सेनापति था मौर्यंस में, अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ का। वृहद्रथ की इसने हत्या करके शासन को कब्जा में लिया था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? ठीक है, पल्लव, चोल तो बाद में आते भाई, चोल, पल्लव, चालुक्य। सातवाहन इसमें प्रभावशाली थे। ठीक है, सातवाहनों का पकड़ काफी ज्यादा था। हालांकि इकोनॉमिकली ये समय के साथ चूंकि लैंड ग्रांट इतना ज्यादा देते ना कि इकोनॉमिकली इनकी स्ट्रेटजी पंगु बन जाती है, फिर ये मतलब डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पुराणों में कहा है कि इस वंश के संस्थापक का नाम सिमुक को बताया गया है। सिमुक क्या है? इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, सिमुक इसकी क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। एक फैक्ट एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा है कि कण्व डायनेस्टी थी, कण्व डायनेस्टी के राजा थे सुशर्मा। सुशर्मा को मार के इन्होंने गद्दी हथियाई थी। ठीक है, सिमुक इसके संस्थापक थे। कण्व डायनेस्टी के सुशर्मा को मार के इन्होंने गद्दी हथियाई थी। अभी हम लोग यहाँ पे वीडियो क्लोज कर देंगे। अब हमने कितना देखा? क्वेश्चन 31 क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखा है और 50 क्वेश्चन इसमें था, जिसको हमने पढ़ना कहाँ से स्टार्ट किया है? 45 में क्वेश्चन हमने देख पाए 50 मिनट में। ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ने दीजिए, कंप्लीट हम लोग कर लेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वीडियोस बहुत लंबे हो जाएंगे तो भी आपको मजा नहीं देगा। यहाँ पे पॉज करेंगे हम लोग। जल्दी मैं कोशिश करूँगा क्लास की लेंथ को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा और तेजी से खींचना होगा हमको। जय हिंद, जय भारत।